मैम कल आपने क्लास ली थी? नहीं बेटा, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर पे थी। उषा दीदी ली थी, मैंने बाद में उनका लिंक डाल दिया था आपको। कुछ बच्चे जुड़े थे वहाँ पे। ओके। मैं 9th का ली थी, तबीयत हमारी सही नहीं थी, मैं नहीं आई थी। तो यहाँ पे मानवी करुणा की दिव्य चमक है, मतलब मानव रूप में एक चमकता सितारा समझ लो। ये है जिसके राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो मेन पॉइंट आपको हम बताते हैं कि फादर बुल्के का प्रभावशाली जो मानवी करुणा की दिव्य चमक किसके लिए कहा गया है, फादर बुल्के को कहा गया। ठीक है, वो एक विदेशी थे और किस तरह से वो भारत आए और यहाँ पर आकर के यहाँ की संस्कृति से वह किस तरह से प्रभावित हुए, इसके विषय में ही आपका ये चैप्टर उनके विषय में दिया गया। तो यहाँ पे फादर बुल्के का प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या क्या था जो उसमें आपको लगे पूरा चैप्टर पढ़ने पे आप इम्पोर्टेंट नहीं निकाल पाते हो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको बताया जाता है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आप और साथ साथ अपना लिखते भी जाएंगे जो आपको लगता है, ऐसा कि नहीं मुझे नोट कर लेना चाहिए। तो फादर बुल्के जिंदगी भर दूसरों के लिए स्नेह की मिठास बांटते रहे। वह आजीवन स्नेह की मूर्ति थे। वह किसी से ऊंच नीच का भेदभाव कोई नहीं दिखाते थे, वह सबसे प्रेम से रहते थे। और फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद गैंग्रीन के होने की घटना लेखक की नजर में अत्यंत दुखद है। अभी आपसे 1 वर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु किस प्रकार हुई या किस बीमारी के कारण हुई। तो जहरबाद यानी गैंग्रीन उसे बोलते हैं, गैंग्रीन की घटना से उनकी लेखक की मृत्यु हुई थी। लेखक यह सोचने के लिए विवश है कि ईश्वर में गहरी आस्था रखने पर भी उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर दुख देह की ऐसी यातना झेलनी पड़ी। यानी जहरबाद वाला जो दे रहा है कि बीमारी उनको थी, जब हमारे शरीर में पूरे जहर फैल गया तो क्या होगा, मृत्यु जो है लास्ट जो है मृत्यु हमारी अत्यंत दर्दनाक होगी। उसी के लिए बताया गया यहाँ पे कि गहरी आस्था रखने पर भी उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी यातना सहना पड़ा। फादर बुल्के एक लंबा सफेद चोगा पहने रहते थे। कुर्ता जो होता है ना, लंबा वाला कुर्ता जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, देखा है ना, आज के फैशन में तो सभी पहनते हैं। गोरा रंग उनका व्यक्तित्व बता रहा है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा प्रियजनों को प्रेम पूर्वक भेंटने के लिए आतुर बाहें। वह अपने प्रियजनों को सबसे बहुत प्रेम से रहते थे और के लिए आतुर बाहें उनके स्नेहमय व्यक्तित्व को दर्शाती। किसके? फादर बुल्के के। लेखक के अनुसार उन्हें याद कराना एक उदास शान संगीत सुनने जैसा है। उनके व्यक्तित्व को जो अगर किसी को याद कराया जाए तो बिल्कुल उदास शान संगीत सुनने जैसा है। उन्हें देखना करुणा की निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व बिल्कुल सिंपल स्वर था। वह दीन दुखियों की सहायता करते थे। उनका पहनावा उढ़ावा भी बिल्कुल सिंपल था। इस वजह से उनको कहा उन्हें देखना करुणा की निर्मल जल में स्नान करने के बराबर था, स्नान करना था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी उनकी हर वाणी से व्यक्ति को अपने कर्म का एहसास होता था कि मुझे क्या करना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने हितैषियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति कैसी व्यवहार, मतलब कैसा व्यवहार हमको करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परिमल से जुड़ी यादें। फादर बुल्के के लेखक फादर बुल्के तथा अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार परिमल समूह से जुड़े हुए थे। एक समूह था उनका, एक दल था, परिमल दल से जुड़े हुए थे। फादर बुल्के उनमें सबसे बड़े थे, मतलब अग्रगणी थे, नेता थे। इस मान लो कि फादर बुल्के जो परिमल उनका दल था उसमें वह अग्रगणी थे। वे अपने साहित्यकार मित्रों के हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल होते, गोष्ठियों में बहस करते, लेखकों की रचनाओं पर सुझाव तथा राय देते। वो हेड थे,
भाई जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम कुछ आदेश देती है तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से फादर बुल्के भी थे जो हर बात पे राय करते थे, मशविरा करते थे, फिर उसका प्रचार प्रसार आगे होता था। पारिवारिक उत्सवों एवं संस्कारों में वे भाग लेते थे। ऐसा नहीं है कि जो अपने ग्रुप में है और थोड़ा कमजोर है तो उसके घर हम न जाएं और जो अमीर है पैसे वाला उसके घर हम जाए, ऐसा फादर बुल्के का व्यक्तित्व नहीं था। वह हर परिवार में उत्सव में, संस्कारों में, छोटे बड़े प्रोग्राम में जाते थे। लेखक उन यादों को ताजा कर रहे हैं जब फादर ने लेखक के घर जब फादर बुल्के गए थे उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि लेखक उन यादों को ताजा कर रहे हैं जब फादर बुल्के ने उनके बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला था। अन्नप्राशन होता है, आप संस्कार पढ़े हो, 16 संस्कार होते हैं, आपको पता है? पता है? अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आप लोग हर वर्ष देते हो, उसमें है ना 16 संस्कार हमारे, है या नहीं? यस मैम। हाँ तो यस मैम। तो संस्कार पढ़े हो तो यस नो कोई वर्ड तो बोले। तो इस तरह से अन्नप्राशन था लेखक के, हाँ लेखक के बच्चे का, उसमें फादर बुल्के जो गए थे उस समय का वर्णन कर रहे हैं। लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। देवदार का वृक्ष कहते हैं बहुत घना बड़ा होता है, तो देवदार की वृक्ष जैसी लगी। फादर को कभी भी क्रोध में नहीं देखा गया था, वे ममता और प्यार से लबालब थे। मतलब उनके चेहरे पे कभी क्रोध देखा ही नहीं गया था, अत्यंत ही प्रिय भाषणी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि फादर बुल्के जी सन्यासी फादर का पारिवारिक पक्ष, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका परिवार कैसा था, उसके विषय में आपको। तो फादर बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर बुल्के के मन में आने जाने कैसी सन्यासी बनने की इच्छा जागती। वो जबकि इंजीनियरिंग कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके मन में सन्यासी बनने की भावना जागृत हो उठी। और जबकि माँ पिता, एक बहन, 2 भाइयों के रूप में उनका पूरा परिवार था। माँ पिता, एक बहन और 2 भाई। अगर उनके परिवार के विषय में कोई पूछता है तो आप बताओगे कि माता पिता थे, एक सिस्टर थी, उनकी बहन थी और ये 2 भाई थे। इनका भरा पूरा परिवार था। भारत को ही अपना देश कहने वाले फादर बुल्के की जन्मभूमि, अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते थे, बेल्जियम लिख देते हैं, लेकिन इनकी फादर बुल्के की जन्मभूमि है रेम्स टेम्पल पर कर्मभूमि के रूप में उन्होंने भारत को चुना। वह विदेश के रहने वाले थे लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति से वे इतनी प्रभावित हुए कि वह सन्यासी बनने को, इंजीनियरिंग करते हुए भी उनके मन में सन्यासी बनने की प्रेरणा जागृत हुई और वह अपनी फैमिली को छोड़ करके भारत आ गए। तो फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेम्स टेम्पल में हुई थी और कर्म भूमि उनकी, जन्मभूमि रेम्स टेम्पल थी और कर्म भूमि उनकी भारत थी। संन्यास लेते समय ही उन्होंने अपने धर्म गुरु के समक्ष सन्यासी होने के बाद भारत आने की शर्त रख दी थी। फादर अक्सर अपनी जननी को याद करते थे। माता पिता ऐसे नहीं है कि कोई भूल जाता है, हम कहीं भी चले जाएं, विदेश में चले जाएं, सर्विस करने जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा को थोड़ी भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि फादर अक्सर अपनी जननी को, माता को याद करते, बेटा कहाँ से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से, म्यूट हो जाओ जल्दी से। तो माँ के पत्र भी उनके पास आते थे। पहले तो इतना मोबाइल का समय था नहीं, तो लोग पत्र ही भेजते थे, तो माता का पत्र भी आता था और इधर से फादर बुल्के भी पत्र लिख करके माता को भेजते थे, जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते। भाई पूरा क्लास हमारा फ्रेंड है लेकिन खास कोई होता है ना मित्र अपना, तो उससे उनका हर बातें शेयर करते थे। अपनी माता का मतलब एक पत्र वगैरह भी वह अपने मित्र रघुवंश को दिखाते। उनके पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, वह विवाहित भी था। इकलौती बहन सख्त और जिद्दी थी। उनकी बहन जो थी बहुत सख्त विचार की थी और जिद्दी स्वभाव की थी, वह शादी करने से इनकार कर रही थी।
फादर कभी कभी उसके विवाह को लेकर चिंतित हो जाते। भाई दूर थे लेकिन एक ही सिस्टर थी, इसलिए अपने सिस्टर के विषय में वह चिंतित हो जाते थे। उसने बहुत देर से विवाह किया था, उनकी सिस्टर जो है बहुत देर से विवाह की थी। फादर भारत में रच बस जाने के बाद मात्र 2-3 बार ही अपने परिवारजनों से मिलने बेल्जियम गए थे। बेल्जियम में रेम्स चैंपियन नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन वह भारत आ गए और 2 साल में 1-2 बार ही वह किसी त्योहार पे या कुछ खास बात होती थी फैमिली में, तभी वह जाते थे। कर्म भूमि भारत में फादर हुए। अब उनका जन्मभूमि तो वहाँ था बेल्जियम के रेम्स टेम्पल जगह पे, और लेकिन उनकी कर्म भूमि जो भारत थी, उन्होंने भारत में आकर क्या क्या किया इसके विषय में आपको बताया जाएगा। कर्म भूमि भारत में फादर बुल। भारत आगमन के पश्चात फादर बुल के 2 साल तक जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ली, धर्म का प्रचार प्रसार करना। फिर वह 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कर्मभूमि भारत में आने के बाद भी वह 2 साल तक तो जिसेट संघ में पादरियों के बीच रह करके 2 साल तक उन्होंने धर्माचार की शिक्षा ली। उसके बाद 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। सन 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग जानते हो ना, इलाहाबाद, सन 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया, जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। एक क्वेश्चन भी 1 वर्ड में आपके आ सकते हैं कि उन्होंने 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा करके किस विषय पर अध्ययन किया था और किस विषय पे उनका विषय क्या था। तो राम कथा उत्पत्ति और विकास कौन सा विषय था उनका, उनकी कथा विषय क्या था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। फादर की कुछ और उपलब्धियां भी थी। उन्होंने इस पर तो शोध किया कि राम कथा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास प्रचार प्रसार कैसे हुआ, लेकिन फादर की कुछ और भी उपलब्धियां थी। जैसे मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर उन्होंने नील पंछी के नाम से किया, यानी उसका जो ब्लू वर्ड का रूपांतर था वह इंग्लिश था, उसे उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया था। क्योंकि हिंदी विभाग से रिलेटेड थे, इसलिए उन्होंने ब्लू वर्ड नामक जो रचना थी उसको उन्होंने हिंदी में रूपांतर किया था। नील पंछी, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको बताया जाए। नील पंछी के नाम से सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बनना, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करना, बाइबिल का हिंदी अनुवाद करना, विदेशी होकर भी हिंदी के प्रति उनका प्रेम देखने योग्य था। और भारत आए, विदेशी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को इतना महत्व दिया कि ब्लू वर्ड का रूपांतर उन्होंने नील पंछी नाम से हिंदी में रूपांतर किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे बनना और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार करना। अंग्रेजी जो था उससे उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का भी हिंदी में अनुवाद करना। तो विदेशी होकर भी उनका हिंदी के प्रति इतना लगाव था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में फादर बुल के देखना चाहते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा उनके लिए असहनीय था। भारत में रहकर भी हिंदी की अवहेलना कोई करे तो यह फादर बुल्के के लिए अमान्य था, असहनीय था। वह उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो संकल्प से सन्यासी बुल्के रिश्ते बनाने और उन्हें आत्मीयता पूर्वक निभाने के कारण मन से सन्यासी नहीं लगते। मन से उन्होंने ये सब काम किया, तो सन्यासी का काम तो सब कुछ छोड़ करके सन्यास ले लेना है, लेकिन वह हिंदी के प्रति उनकी इतनी जागरूकता थी।
तो दसियों साल बाद मिलने पर भी लेखक को उसकी गंध महसूस हो। वे अपने प्रियजनों के हालचाल पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के ऐसे जादुई शब्द निकलते थे जो सुनने वाले को ऐसी रोशनी प्रदान कर देते थे जो किसी गहरी तपस्या में जन्म लेती है। ऐसे जादू भरे शब्द निकलते जो सुनने वाले को ऐसी रोशनी से भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या में जन्म लेती है। जहाँ पे बिल्कुल अंधकार ही अंधकार इंसान को पता चलता है, लेकिन फादर बुल्के की आवाज से उनके सांत्वना भरे शब्द को सुन करके लोगों को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती थी। वो हर समाज में जाते थे, छोटे बड़े हर व्यक्ति के पास जाते थे और अगर कोई किसी परेशानी में है तो उसको अपने सांत्वना के शब्दों से संतुष्ट करते थे, उसे समझाते थे और राह दिखाते थे। लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर के शब्दों से झरती विरल शांति लेखक कभी नहीं भूल पाते हैं। कौन? लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उनके साथ रहे और उनका ही वर्णन इन्होंने अपनी रचना में किया है। तो जब इनकी पत्नी की मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हुई, तब भी वह उस समय पर वह जा करके उनके यहाँ सांत्वना दी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि फादर की, तो उन्होंने कर्म क्या किया, कर्म भूमि क्या थी उनकी, पता चला आपको? फादर बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था, फादर बुल्के किस दल से मतलब थे, वह कहाँ के रहने वाले थे, आज जानकारी आपको प्राप्त हो रही है? समझ में आ रही बातें हमारी? यस आ रही बेटा? तो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें अंडरलाइन करते जाएंगे इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनके शरीर की बनावट कैसी थी, उनकी मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई, ये सब बीच बीच से ही हमारे 1 वर्ड के क्वेश्चन जो है बनेंगे। फादर की अंतिम यात्रा। उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर गैंग्रीन से पीड़ित फादर बुल्के दिल्ली में बीमार रहे, किंतु लेखक को उसकी जानकारी नहीं थी। भाई जो आसपास है, जब आदमी बीमार है, मरीज है, उसको हम बीमारी का पता नहीं लगने देते हैं, क्योंकि बीमारी का पता लगने के बाद जो मरीज होता है वो होपलेस हो जाता है, घबराहट से और भी अंदर से उसका मतलब मन खिन्न हो जाता है। इसलिए लेखक को बीमारी के विषय में बताया नहीं गया था। लेखक ने देखा कि प्रियजनों को भेंटने के लिए जो बाहें सदैव आतुर रहती थी, प्रियजनों को भेंटने के लिए जो हमेशा लालायित रहती थी, दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। 18 अगस्त, अब इनकी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में काश्मीर गेट से निकलकर कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी नीली गाड़ी से कुछ पादरियों, रघुवंश जी के बेटे और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। जो उनके दल से 2-4 लोग जुड़े हुए थे वह उनके मृत्यु में उनके साथ थे। उन्हें उठाकर संकरी तथा घने पेड़ों की छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां एक कब्र तैयार थी। जैनेन्द्र विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर सत्यप्रकाश गहरे दुख के साथ कब्र के चारों तरफ सिमट आए थे, यानी कब्र के चारों तरफ लोग खड़े थे। फादर की देह को कब्र पर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल ने मसीही विधि द्वारा हिंदी में प्रार्थना की। उनका अलग मतलब होता है ना, सबका अपना अपना अलग सिस्टम होता है, तो हिंदी में प्रार्थना की। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन तथा कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में लिटाया गया। लेखक लिखते हैं कि उनकी मृत्यु पर रोने वाली आंखों की कमी नहीं थी। कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। तो आपका व्यवहार जिसके साथ जैसा होगा उस वैसा ही लास्ट टाइम में देखने को मिलता है।
अगर आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा है तो अधिक लोग आपके पास आते ही हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है फादर की मीठी स्मृतियां। उनकी मीठी जो यादें थी वह है कि लेखक बुल्के को सभी से अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा सबका होकर सबसे ऊंचा तथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक मानकर याद करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक के शब्दों में उनकी स्मृतियां हम सबके मन में जो उनके निकट थे। किसी यज्ञ को पवित्र आग की आंच की तरह दिखाना आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत होकर के ऐसे महान पुरुष को सतत नमन करती हूँ। इसी प्रकार से फादर बुल्के की जीवनी को देखते हुए, उनके कर्म को देखते हुए इस चैप्टर का नाम लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चैप्टर का नाम जैसे है तो मानव मनुष्य होते हुए भी, देखते हुए एक दूसरे से कभी प्रेम नहीं दिखाई देता। यहाँ पे वो हर क्षेत्र में विदेशी होते हुए भी भारतवासियों के प्रति श्रद्धा थी उनकी, और वह हिंदी के प्रति उनकी जागरूकता को दिखाया गया है कि वह विदेशी होते हुए भी किस प्रकार से भारत आए, भारत की संस्कृति उनको पसंद आई और आकर के उन्होंने क्या क्या किया भारत में। तो पहले इम्पोर्टेंट है कि फादर बुल्के का जन्म कब हुआ, फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई, फादर बुल्के कहाँ के रहने वाले थे और भारत आगमन उनका किस प्रकार हुआ, और आकर के उनकी कर्म भूमि कहाँ थी।